हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ काजोल सैनी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम 3 की थ्योरी, क्योंकि इस बार आपको पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का प्रॉपर थ्योरी का देखने को मिल सकता है, जो कि इसी बुक से आएगा आपका, क्योंकि पार्ट बी जो होती है वो आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको एग्ज़ाम के अंदर 3 पार्ट देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें पार्ट ए होता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। पार्ट बी होता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि पार्ट ए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में से होता है, और पार्ट बी होता है आपका वॉल्यूम 3 में से। एक पार्ट सी भी आपको दे रखा होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो कि होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, लेकिन वो आपको नहीं करना होता। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार हमें तो पार्ट सी भी करना है और आता हमें कुछ नहीं है। वो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि बी और सी ऑप्शन में से चॉइस होती है, तो आपको बी ही करना होता है। ठीक है, तो आपने उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात, आपको पेपर में ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट्स बने हुए आएंगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस हैं वो तो आप उन्हीं फॉर्मेट्स में कर दो जो आपको बने हुए आ रहे हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको जर्नल एंट्रीज के करने होंगे। एक शेयर का हो गया, डिबेंचर्स का हो गया, डेथ में से भी एक आध क्वेश्चन कोई आपको दिख सकता है जर्नल एंट्री करने का। उधर आपका जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जनरल एंट्री करने के, वो आ सकते हैं। तो उन्हें तो आप वहाँ कर लो, क्योंकि बार बार आपको जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अकाउंट्स बनाने के लिए होंगे, तो जैसे कि आपको पता है एडमिशन का क्वेश्चन हो गया, उसमें आपको अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हो गया, तो वो आप वहाँ पे करो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये फॉर्मेट अप्रोप्रिएट नहीं है हमारे लिए, तो वहाँ आप अपना खुद का फॉर्मेट ड्रॉ करो। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि फॉर्मेट्स कम पड़ रहे हैं या इस पे हमसे हो नहीं रहा है या समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करें। आप खुद का फॉर्मेट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो का तो वैसे भी आपको खुद का फॉर्मेट बनाना ही है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना। जितना आप उन फॉर्मेट्स पे कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो अपना खुद का ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 3। पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कराऊंगी। मैं अलग अलग चैप्टर वाइज ही यहाँ पर वीडियो डालूंगी, कि जिसको जो चैप्टर देखना हो ताकि वो उसी पर्टिकुलर वीडियो को देखे। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपको करना है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से समरी है। किस चीज़ की समरी है, कि आपने जो भी अकाउंट्स बिजनेस एंटरप्राइजेस के खोले होंगे उस पूरे साल में, तो उनका क्या एंड प्रोडक्ट्स निकला, क्या एंड रिजल्ट निकला। जैसे कि हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे पास अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितने हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो ये बताता है कि हम प्रॉफिट पे हैं या लॉस सफ़र कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी एंड रिजल्ट आपको शो करेगा, एंड पोजीशन शो करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। आपको ये याद रखना है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बनाते हो। आप स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कंप्लीट सेट होता है 4 चीज़ों का। नंबर 1 इज़ योर बैलेंस शीट, जिसको आप पोजीशन स्टेटमेंट कहते हो, जो आपकी स्टेटमेंट है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हो, जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। नंबर 3 इज़ योर नोट्स टू अकाउंट्स, जो आपने देखे ही होंगे कि बैलेंस शीट के साथ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिटेल्स दी जाती हैं, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेन मेन चीज़ें लिखी जाती हैं, उसके बारे में जो पूरी डिटेल्स है वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहली बात तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और इसके अंदर जितने भी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लोज हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें होगी, नाम याद रखने हैं बस। उसके बाद नेचर के लिए आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर लेना फिर भी एक बार। कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपने नाम नाम याद रखने हैं कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है। कि एक तो रिपोर्ट होती है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है टू द शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है और नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर आते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल पे। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, अगर सपोज करो आप एक कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो आपके पास रॉ मटेरियल में आई कॉटन। उस कॉटन को कपड़ा बनाने, कॉटन को कपड़े बनाने तक का जो सफ़र है, कि आपके पास एक रॉ मटेरियल है कॉटन, उसका फिनिश प्रोडक्ट क्या है, क्लोथ।
और उस क्लॉथ को आपने बेचना भी है मार्केट में, यानी कि कैश में कन्वर्ट करना है। तो कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करने तक के सफ़र को और उस क्लॉथ को कैश में कन्वर्ट करने तक के सफ़र को, इस पूरे सफ़र को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? एक टाइम पीरियड कि कब आपके पास वो एसेट आया प्रोसेसिंग के लिए और आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जनरली ऑपरेटिंग साइकिल अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो 12 मंथ्स का माना जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग आप 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही आप कहते हो कि वो करंट लाइबिलिटीज़ हमारी वो होती हैं करंट वाली, जो 1 साल के अंदर अंदर सेटल हो जाती हैं। 1 साल से ऊपर तक की लाइबिलिटी को हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। ऐसे आप एसेट्स के लिए भी कहते हो कि जो एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हो वो आपके करंट एसेट्स कहलाते हैं। और 1 साल से ज़्यादा यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा वाले को हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा ही 12 मंथ्स का हो। ये 12 मंथ से ज़्यादा का भी हो सकता है, 12 मंथ्स का कम का भी हो सकता है। तो अगर कभी ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा या कम का है तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स क्या हैं, वो हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो उसके लिए पहले ये वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं जो सामने फ्लो चार्ट में हमारे पास, कि सपोज हमारे पास रॉ मटेरियल आया किसी भी चीज़ का जो 3 महीने तक हमारे पास रहा। हमने उसको प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मतलब मैन्युफैक्चर किए, फिनिश गुड्स में हमने उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने करने में 4 महीने लग गए। फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ और एज एन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वो हमारे पास 2 महीने तक रहा। फिर उसके बाद हमने उसको किसी को बेचा, डेटर्स को बेचा। उन डेटर्स ने हमसे 4 महीने का क्रेडिट पीरियड लिया। 4 महीने के बाद जाके हमारे पास पैसा आया। तो उस रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने में हमें कितने मंथ्स लग गए? 3+4+2+4 13 मंथ्स। तो यानी कि इस बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 13 मंथ्स का है। तो इनकी जो करंट लाइबिलिटी होती होंगी उनको सेटल करने के लिए आपको 13 मंथ्स मिलते होंगे। तो 13 मंथ्स के ऊपर का जो टाइम पीरियड है वो फिर आपका कहलाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए, यानी कि 13 मंथ्स तक में जो आप लाइबिलिटी सेटल कर रहे हो वो करंट लाइबिलिटी है। 13 मंथ से ऊपर अगर आप सेटल कर रहे हो तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। सपोज करो कि किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स का है, यानी कि 12 मंथ से कम का है। लेकिन उस करंट लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए हमें 10 महीने दिए गए हैं। किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल तो 7 मंथ्स का है, लेकिन लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए हमारे पास 10 महीने हैं। तो क्या वो लाइबिलिटी करंट कहलाएगी या नॉन करंट? वो लाइबिलिटी आपकी करंट ही कहलाएगी, क्योंकि वो लाइबिलिटी 12 महीने से ज़्यादा की नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 12 मंथ्स हमारे लिए वो एक बॉर्डर लाइन हो गई, कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम का है तब भी आपको करंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंशिएशन करना है वो 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही करना है। कब? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम का है तो। बट अगर यही ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा का हो गया, सपोज 15 मंथ्स का हो गया, तो वो सारी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी जो 15 मंथ्स में सेटल हो जाएंगी। अगर 15 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है तो फिर वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आई रिपीट कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो 12 मंथ्स माना जाता है। तो 12 मंथ्स तक सेटल होने वाली लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कहलाती है, उससे ऊपर वाली नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से कम का है तब भी आपको लाइबिलिटी को सेटल करने का टाइम पीरियड 12 मंथ्स ही दिया जाएगा, यानी कि तब भी वही सारी लाइबिलिटी करंट कहलाएंगी जो 12 मंथ्स तक की हों। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा का है, 13, 15, 18, तो जितने तक का ऑपरेटिंग साइकिल है आपका वहाँ तक की लाइबिलिटी सिर्फ करंट कहलाएंगी, उससे ऊपर वाली नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएंगी। ठीक है, बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट आपको करंट एसेट्स के लिए भी करना है। बिल्कुल सेम, कि अगर करंट एसेट्स आपका ऑपरेटिंग साइकिल अगर 7 मंथ से मतलब 7 मंथ से 12 मंथ से कम है तो 12 मंथ्स तक के एसेट्स आपके करंट एसेट्स कहलाएंगे, उससे ऊपर वाले नॉन करंट एसेट्स। तो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है करंट एसेट्स के लिए भी, तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 में तो आपको मेरी तरफ से यही करना है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आने का चांसेस हैं वो है मेन हेड और सब हेड।
अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, वो एक आध नंबर के एमसीक्यूज में आ सकता है इसका, बट मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेन हेड और सब हेड का ही इसके अंदर है। या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को आइडेंटिफाई भी करना हो सकता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हो सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चंस है करने लायक, तो इसलिए इसमें से बहुत ज़्यादा थ्योरी आने का चांस नहीं है। बट फिर भी एक बार आप जितना मैंने थोड़ा सा आपको कराया है उतना आप पढ़ लेना। अगली वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगी।